नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी का सिलेबस चल रहा है उस सिलेबस में मैग्नेटिक एवं मैग्नेटिक चल रहा है, जिसमें दोस्तों 2 वीडियो कंप्लीट हो गए। पिछले वीडियो में चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत पढ़ा, चुंबक लोहे का टुकड़ा चुंबक क्यों बन जाता है, टूटने के बाद प्रत्येक टुकड़ा चुंबक क्यों बन जाता है, चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर उत्तर व दक्षिण दिशा में ही क्यों ठहरता है, इन सभी बातों की अच्छी जानकारी प्राप्त की। दोस्तों, आज उसी टॉपिक मैग्नेटिज्म को आगे जारी रखते हुए आज की क्लास मैग्नेटिज्म में 29 नंबर की क्लास में 29 की क्लास में आज पढ़ते हैं चुंबक के परिभाषिक शब्द, मैग्नेटिक टर्म्स पढ़ते हैं कि चुंबक बनाने के बाद चुंबक के अंदर क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, चुंबकीय पोल क्या होते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है, उनकी इकाइयाँ क्या होती हैं। ये मैग्नेटिक टर्म्स होते हैं, चुंबकीय परिभाषिक शब्द होते हैं, जिनका परीक्षा में काफ़ी अच्छा वर्णन होता है और लगभग परीक्षा में क्वेश्चन भी इनके आधार पर आते हैं। और लगभग जितनी मशीनें पढ़ेंगी इलेक्ट्रिकल की, उन मशीनों का वर्गीकरण और मशीनों का कैलकुलेशन करेंगे तो यहीं से उनका पूरा आधार होता है। तो दोस्तों, उन मशीनों के वर्गीकरण करने के लिए मान लो, और चाहे आप मशीनों के कैलकुलेशन करने के लिए मान लो, या मशीनों के आधारभूत तथ्य या फिर उनके सिद्धांत के लिए मान लो, उन सभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आप इनके बिना मशीनों का वर्गीकरण नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, उन मशीनों का वर्गीकरण करने या इस चुंबक की परिभाषिक शब्द पढ़ने के लिए वीडियो को लास्ट एंड तक देखते रहिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए। आपको 1% भी कंफ्यूज नहीं होगा कि सर ये आपने बताया नहीं, ये यहाँ क्या होगा, बल्कि पूरा वर्गीकरण इन्हीं पैटर्न के आधार पर करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में देखते हैं चुंबकीय परिभाषिक शब्द क्या होते हैं। देखो, चुंबकीय परिभाषिक शब्द में आप लोगों ने पीछे की 2 वीडियो में देखा कि चुंबक क्या होता है, चुंबक के कितने पोल होते हैं, चुंबक के नॉर्थ व साउथ पोल में क्या होता है, ये सब, और चुंबक टूटने के बाद क्या होता है, चुंबक की सुरक्षा रख रखाव क्या होता है, इन सभी के बारे में अध्ययन किया। आज उसके आगे देखते हैं कि चुंबक के पोल क्या होते हैं, क्योंकि इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहले देखेंगे एक एक पॉइंट टू पॉइंट। देखो दोस्तों, ये जो एरो दिखा रखे हैं ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इनके बारे में एक एक वर्गीकरण करेंगे। मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, ये न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, उदासीन अक्ष माने हिंदी में उदासीन अक्ष क्या होता है, बार मैग्नेट के ऊपर आप सारा अध्ययन करेंगे। आप चाहे बार मैग्नेट पे पढ़ो, चाहे होर्सो मैग्नेट पे पढ़ो, और चाहे आप यू शेप मैग्नेट या सिलिंड्रिकल मैग्नेट किसी में पढ़ो, सब में यही होता है। तो दोस्तों, ये देखते हैं कि इन सभी के एक एक के बारे में और वर्णन करते हैं। देखो, सबसे पहले आता है चुंबकीय पोल। चुंबक के ध्रुव मैग्नेटिक पोल आते हैं, पोल्स। अब मैग्नेटिक पोल क्या होता है, देखो यहां लग रहा है कि एक पोल ये और एक पोल ये, बस इन्हीं पोलों के आधार पर देखो चुंबक की शक्ति सबसे अधिक कहाँ है, चुंबक का वह स्थान। देखो, सबसे पहले परिभाषा आती है कि चुंबक का वह स्थान, कि वह किनारा, वह भाग। बात आ गई कि वह स्थान, वह किनारा या वह भाग जिस पर चुंबक की शक्ति सबसे अधिक होती है, या फिर चुंबक की बल रेखाएं बाहर और अंदर आदान प्रदान करती होती है, मानी आती और जाती रहती हैं। यहां से बाहर निकलेंगी, इसके अंदर अंदर आएंगी, क्योंकि नॉर्थ पोल से बाहर जाएंगी और साउथ पोल से अंदर आएंगी। तो ये कह सकते हैं कि चुंबक का वह स्थान या वह किनारा, लिख लो, चुंबक का वह स्थान या किनारा या भाग जहां चुंबक की शक्ति सबसे अधिक होती है, या चुंबकत्व का मान सबसे अधिक होता है, क्या होता है, मैग्नेटिक पोल होते हैं। और दोस्तों, वह 2 स्थानों पर होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, इसलिए कहते हैं चुंबक के सिर्फ 2 ही पोल होते हैं। और चुंबकत्व के आणविक सिद्धांत में आप लोगों ने देखा था कि चुंबक का प्रत्येक अणु अपने आप में एक चुंबक होता है, चुंबकत्व का प्रत्येक अणु अपने आप में चुंबक होता है, और एक पदार्थ असंख्य अणु से मिलकर बना होता है। इसलिए एक चुंबकीय पदार्थ में असंख्य चुंबकीय अणु होते हैं, जिनकी शक्ति को यदि स्थिर करके एक स्थान से और एक दिशा में प्रवाहित कर दिया जाए तो वह लोहे का टुकड़ा सबसे अच्छा चुंबक बन सकता है। ये कल इसके मैंने से पहले बड़ी वीडियो में देखा था। अब इसकी विशेषता होगी नहीं, अब क्या होगा कि चुंबक की बल रेखाएं वहां से निकलेंगी
जहां चुंबकीय शक्ति सबसे अधिक होगी। तो चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में जाएंगी। तो ये कह सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय पोलों से ही अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं। तो दूसरी विशेषता ये होगी कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय पोलों से ही अंदर व बाहर आती जाती रहते हैं। फिर तीसरी विशेषता देखो जाती है कि चुंबकीय बल रेखाएं जहां होती हैं या चुंबकीय फ्लक्स जहां होता है वो सबसे अधिक कहाँ होता है, मतलब कि चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व है। ये देख लो, चुंबकीय बल रेखाओं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या फ्लक्स का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। काफी बार परीक्षा में आया कि चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। चुंबक का वह स्थान जहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, मतलब घनत्व ये होता है। घनत्व का मतलब ये होता है कि यहां से देखो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, असंख्य चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, तो फिर क्या होगा, यहां से निकल के आगे दूरी में फैल जाती हैं, मतलब कि अपनी दूरी में फैल जाती हैं। तो फैलेगी जहां से कि इनको स्थान ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ स्थान क्या मिला तो क्या होगा कि यहाँ जो चुंबक का ये किनारा है, यहाँ से चुंबक का बल रेखाएं सबसे अधिक होंगी, तो घनत्व भी सबसे अधिक होगा। तो कह सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं मान लो या फिर चुंबकीय फ्लक्स मान लो, सबसे अधिक घनत्व इसके पोलों पर ही होता है। याद रखना बात है इसको अच्छे तरह से। अब चुंबक के दो पोल होते हैं, एन व एस पोल, इसलिए कह सकते हैं कि दोनों पोलों को कभी अलग नहीं कर सकते। याद रखना बात, इसकी पोलों की विशेषता है कि चुंबक के दोनों पोलों को कभी अलग नहीं कर सकते। आपको इससे पिछले वीडियो में बताया था कि प्रत्येक पोल जब भी टूटेगा, कोई भाग टूटेगा, तो अपने आप में स्वतंत्र चुंबक बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक चुंबक असंख्य अणुओं से, चुंबक के अणु से मिलकर बना होता है, और यदि एक अणु के जितना भाग भी टूटेगा तो वह भी अपने आप में स्वतंत्र चुंबक होगा। यदि आप इसको देखो कि एक पोल या दोनों पोलों को अलग क्यों नहीं किया जा सकता, ये देखना, या फिर चुंबक टूटने के बाद में अपने आप चुंबक स्वतंत्र क्यों बन जाता है, वो इससे पीछे वाले वीडियो में अच्छी तरह से वर्गीकरण कर रखा है। तो दोस्तों, एक पोल का कोई अस्तित्व नहीं होता है। आप देखोगे क्या एक पोल होता है? एक पोल का कोई अस्तित्व नहीं होता है। मैंने पहले बताया था कि एक पोल का अस्तित्व नहीं है तो एक पोल की कभी मशीन नहीं होगी। पूछा जाए एक मशीन में कम से कम कितने पोल हो सकते हैं, जनरेटर कितने पोल का कम से कम बना सकते हैं? 2 पोल का। क्यों? क्योंकि 2 से नीचे पोल ही नहीं होते हैं, 2 से नीचे ध्रुव ही नहीं होते हैं, इसलिए चुंबक के कम से कम कितने पोल? 2 पोल होते हैं। इसलिए मशीनें भी कम से कम 2 पोल की होंगी। अत्यधिक मशीनें, आप कहोगे सर 7 पोल की, 7 पोल की नहीं होगी, 9 पोल की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 2 के गुणक में रहेगा 2, 4, 6, 8, 10, 11 नहीं होगी, क्योंकि 11 के साथ एक पोल बराबरी में कहां से लेके आएंगे, क्योंकि एक पोल का कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो 12 पोल होंगे। ये होता है कि इसकी विशेषता है। अब देखो, चुंबक के दोनों पोलों की शक्ति, ये पोल और ये पोल, दोनों की शक्ति बराबर रहेगी। इसमें यदि 5 वेबर का मान है तो यहाँ 5 वेबर का मान रहेगा, इसमें 10 वेबर का मान है तो यहाँ 10 रहेगा। चुंबक की शक्ति क्षीण हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन दोनों पोलों में बराबर ही कम होगी, एक पोल में कभी कम नहीं होगी। ये तो थी इस पोलों की बात कि पोलों की विशेषताएं, पोल किसे कहते हैं। इसमें आपको पहले वीडियो में बताया था कि पोल बताएंगे क्या होता है। तो आज ये पोलों का वर्गीकरण है। अब देखते हैं कि पोलों के बाद इन चुंबकीय बल रेखाएं या न्यूट्रल एक्सिस या मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, इनके बारे में और देख लेते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है। ये जो लाइन दिखा रखी है बीच में, चुंबक के सेंटर में से लाइन दिखा रखी है। अब जिसको बोलते हैं चुंबकीय अक्ष क्या होता है या मैग्नेटिक अक्ष क्या होता है, इसको और देख लेते हैं। मैग्नेटिक अक्ष, जिसको हिंदी में कहते हैं चुंबकीय अक्षांश या अक्ष। अब देखो, आपको लग रहा है चुंबकीय अक्ष कहाँ है? चुंबक के सेंटर में से जा रही है। देखो, ये इसके दोनों पोलों के बीच में से जा रही है, ये पोल के साथ होती हुई इस पोल के सेंटर में जाती है, दोनों चुंबक के सेंटर में जाती हुई इस पोल के साथ से जा रही है। तो अपन देख सकते हैं कि चुंबक के दोनों पोल, एक पोल नॉर्थ और एक पोल साउथ पोल, दोनों पोलों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, दोनों पोलों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। तो चुंबक अक्ष क्या होगा कि चुंबक के अक्ष एन पोल से एस पोल, दोनों के सेंटर से दोनों पोलों को मिलाती है। भाग में बराबर भागों में नहीं बांटा, तो कह सकते हैं कि चुंबक के दोनों पोलों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। एन व एस को दोनों पोल मिलाने वाली रेखा काल्पनिक रेखा क्या होती है? मैग्नेटिक अक्ष या मैग्नेटिक अक्षांश होती है। एक तो बात ये थी। अब उसके बाद देखो
इसको दूसरा नाम क्या है, कभी कभार परीक्षा में चुंबकीय इक्वेटर क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, मैग्नेटिक अक्ष का दूसरा नाम चुंबकीय इक्वेटर। चुंबकीय इक्वेटर दोस्तों इस मैग्नेटिक अक्ष का ही दूसरा नाम है, इसलिए कहते हैं चुंबकीय इक्वेटर। क्या होता है, यह भी चुंबक के दोनों पोलों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। एक चुंबक जब भी टूटेगा दो भाग होंगे, दोनों भागों में यही एक काल्पनिक रेखा रहेगी जो दोनों पोलों को मिलाएगी, इसलिए इस रेखा को अलग नहीं कर सकते, ये रेखा दोनों पोलों को बांट नहीं सकती। अगली बात आती है कि उदासीन अक्ष या न्यूट्रल एक्सिस। अगली किसकी बात आती है, न्यूट्रल एक्सिस। दोस्तों टॉपिक बड़े ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में आप देखोगे कि जीएनए एमएनए डिसीजनेटर पढ़ेंगे, वहां पे आपसे पूछा जाएगा जीएनए क्या है, एमएनए क्या है, जीएनए किससे कहते हैं, जीएनए का कितना बड़ा रोल होता है, एमएनए का कितना बड़ा रोल होता है, यही पूछा जाता है वहां पे। तो आज उन सभी बातों को देख लेते हैं कि मैग्नेटिक चुंबकीय उदासीन अक्ष क्या है, क्योंकि वहां भी आएगी एमएनए क्या होता है, जीएनए क्या होता है, ठीक है ना, ये वहां भी आएगी। तो आज देख लेते हैं इनके बारे में। तो अब बात करते हैं कि चुंबकीय उदासीन अक्ष क्या होता है। देखो ये बीच में सेंटर में से एक पोल एन पोल इधर और एस पोल इधर, देखो सामने इन दोनों पोलों के बीच में से जा रही है, सेंटर में से जा रही है, और ये चुंबकीय अक्ष है, इसके लंबवत जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाली रेखा। एक याद रखना, दो बातें हैं, चुंबक के केंद्र में से, कहां से, चुंबक के केंद्र में से होकर गुजरने वाली, चुंबक के केंद्र से जा रही है ना, चुंबक के केंद्र में से होकर गुजरने वाली। एक बात, चुंबक के अक्ष के लंबवत, दो बातें आती हैं, चुंबक के केंद्र में से होकर गुजरने वाली तथा चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाली काल्पनिक रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। ये सॉरी अपने उदासीन अक्ष कहलाती है। उदासीन अक्ष देखो, अब यहां तो मैंने आपको बताया कि चुंबक की शक्ति सबसे अधिक कहां थी, ये पोलों पे, यहां थी, और एक पोल यहां पे। तो चुंबकीय जो अक्ष है इस पे तो चुंबक की शक्ति सबसे अधिक है, यहां भी सबसे अधिक है और यहां भी सबसे अधिक है। लेकिन यहां उदासीन अक्ष यहां से निकलती है और यहां से बाहर आती है, मतलब अंदर जाती है। तो क्या कर सकते हैं कि चुंबकीय उदासीन अक्ष पर चुंबक की शक्ति का मान 0 होता है। किस पे, चुंबकीय उदासीन अक्ष जहां होती है वहां पे चुंबक की शक्ति का मान सबसे 0 होता है। जैसे आप सोच के देखो, ये बार मैग्नेट है, तो आप इसको लोहे की बुरादे के पास ले जाएंगे तो लोहे का बुरादा सबसे अधिक यहाँ चिपकेगा और लोहे का बुरादा सबसे अधिक यहाँ से, लेकिन सेंटर में कुछ नहीं आएगा। बीच में इसका सेंटर देखा जाए वहां लोहे का बुरादा नहीं होता। इसलिए याद रखना, कभी भी अपन डीसी मशीनें पढ़ेंगे वहां से पूछा जाएगा मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष क्या होता है। मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष जहां होता है वहां चुंबक की शक्ति 0 होती है, यहाँ कोई ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता। इसलिए याद रखो कि मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष क्या होता है और मैग्नेटिक अक्ष क्या होता है। मैग्नेटिक अक्ष पे चुंबक की शक्ति सबसे अधिक होती है और न्यूट्रल अक्ष पे चुंबक की शक्ति का मान 0 होता है। इसकी परिभाषा, इसके लंबवत गुजरेगी, किसके, चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरेगी और चुंबक के सेंटर में जाएगी। तो ये कह सकते हैं चुंबक के पोलों को दो भागों में बांटने वाली रेखा, चुंबक के पोलों को दो भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी होगी, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, चुंबकीय उदासीन अक्ष होती है। एक तो ये बात थी। तो दोस्तों इसका वर्गीकरण हुआ, इसका हुआ, ये तो होगी। अब बात करते हैं कि ये जो डॉट डॉट दिखा रखे हैं ये क्या है। ये तो थी बात इसकी। अब इसको दिखाते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। एक और देख लेना, चुंबकीय बल रेखाएं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अब यही रहेंगी, चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। अब देखो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ये चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं। देखो ये काल्पनिक रेखाएं होती है। काल्पनिक ये भी थी, काल्पनिक, ये दिखाई कुछ नहीं देने वाला है अपने को। काल्पनिक ये भी काल्पनिक थी, ये भी काल्पनिक है, और ये भी कल्पना ही कर रहे हैं अपन कि यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। ठीक है, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं और ये एक बंद वक्र होता है। बंद वक्र मतलब अपना रास्ता पूर्ण करती है। कभी ये नहीं कि चुंबकीय बल रेखाएं जहां से निकलेगी तो कहीं से भी जाओ, घूम घूम के कहीं जाओगे, दूसरा चुंबक मिले, या फिर अपने ही पोल के साथ चुंबकीय बल रेखाएं पूर्ण वक्र बनाए, पूर्ण चक्र बनाए, अपना रास्ता पूरा करें। ये नहीं कि बीच में छूट जाएंगे। विद्युत बल की रेखाएं निकल गई, रास्ता पूरा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं अपना पथ पूरा करेंगी। तो इसलिए कहते हैं ये काल्पनिक रेखाएं होते हैं या एक बंद वक्र होता है। ठीक है, जो चुंबक के बाहर हवा में या चुंबक के बाहर स्वतंत्र अवस्था में
नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में जाती हैं। ठीक है, चुंबक के बाहर देखो ये चुंबक की काल्पनिक रेखाएं होती हैं, एक बंद वक्र होता है, उसके बाद ये स्वतंत्र अवस्था में हवा में नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में जाती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं की गति बाहर क्या होगी, मैंने आपको बताया हवा में, ये नहीं कि मैंने ये बताया कि चुंबकीय बल रेखाओं की गति होगी। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होगी, बाहर हवा में, एयर में बात करें, स्वतंत्र अवस्था में बात करें तो फिर क्या होगा, एन से एस की ओर। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा एन से एस की ओर। और यदि चुंबक के अंदर की बात की, देखो यहां से निकली यहां तक गई, ये यहां तक आ गई, फिर चुंबक के अंदर जाएंगे ऐसे, ये जाएंगे ऐसे। तो ये कह सकते हैं कि चुंबक के बल रेखाओं की गति चुंबक के अंदर एस से एन की ओर। अंदर की बात करें, अंदर क्या होगा, चुंबक के अंदर हवा में, ये बाहर, चुंबक के बाहर या हवा में, और ये चुंबक के अंदर एस से एन की ओर, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल तो ये थी, और साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर रहेंगी चुंबक के अंदर। आपसे प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, चुंबक में चुंबक के बल रेखाओं की गति क्या होती है। अब चुंबक में पूछा है, चुंबक की बल रेखाओं की गति तो नहीं पूछी। चुंबक में अंदर 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 होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, और चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की। काफी बार कंफ्यूज होता है, जैसे कंफ्यूज आपको बताऊं, पिछले आप यदि विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा की गति होती है, ठीक है, एक तो होती है, तो विद्युत धारा की गति होती है धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की गति विद्युत धारा से उल्टी होती है ना। उसी प्रकार ये है कि यहाँ चुंबक के बाहर चुंबक के बल रेखाओं की गति नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ पोल की ओर होती है, याद रखना। अब देखो दूसरी परिभाषा बताऊं आपको चुंबक के बल रेखाओं की, कि ये देखो चुंबक की बल रेखाएं एक ऐसा निष्कोण वक्र होता है। चुंबक की बल रेखाओं का ऐसा निष्कोण वक्र होता है जिसमें किसी बिंदु पर, याद रखिए चुंबक के क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ठीक है ना, जिसमें किसी भी बिंदु पर यदि एक स्पर्श रेखा खींच दी जाती है तो वह चुंबक के क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। याद रखना बात, मैं आपको फिर बताता हूं कि चुंबक के बल रेखाएं एक ऐसा निष्कोण वक्र होता है जिसमें किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र रहेगा यहाँ पे, कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करते या दर्शाती है। कोई भी स्पर्श रेखा खींचेंगे, जैसे ये घुमा के यहाँ तक आ गई तो क्या दर्शाएगी, यहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र है। इस रेखा को घुमा तक यहाँ करेंगे तो क्या कहेंगे, ये रेखा भी क्या है, इसके मतलब आप इसके बराबर में रेखा खींचेंगे तो क्या कहेंगे, ये भी एक चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है, चुंबकीय बल रेखाएं सारी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। सबसे मेन मुद्दा यही आता है। तो फिर ये तो थी बात इसकी। अब देखें चुंबकीय बल रेखाओं की बात, अब छोटी सी बात करें, एक चुंबकीय बल रेखा की बात करें, असंख्य होते हैं, एक की बात करें, एक चुंबकीय बल रेखाओं को किस में मापा जाता है। देखो ये तो बात, फिर इसकी विशेषता पढ़ेंगे मैक्सवेल में, याद रखना बात, मैक्सवेल। आप कहोगे सर मैक्सवेल तो छोटी इकाई है किसकी, चुंबकीय फ्लक्स की। तो चुंबकीय फ्लक्स की छोटी इकाई है तो कितने मैक्सवेल बनकर एक वेबर का निर्माण करते हैं, 10⁸ लाइन ऑफ फोर्स मैक्सवेल मान लेते हैं। तो कह सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं को भी नापने के यदि पूछा जाए कि चुंबकीय बल रेखाओं की इकाई क्या होती है तो मैक्सवेल, अन्यथा इसकी वेबर की छोटी इकाई होती है। अब चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता और देख लेते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं क्या होती है। अब दोस्तों ऐसे मान लो कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण मान लो, गुण या विशेषताएं लिखा है, बोर्ड तो नहीं लिख सकता मैं, क्यों आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी विशेषताएं, एक एक पॉइंट पे पॉइंट समझा देता हूं आपको मैं। तो कुछ तो देख लिया आप लोगों ने कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर और चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर गमन करते हैं, बाहर चलती रहती हैं। ये हमेशा ही बंद परिपथ बनाते हैं, याद रखना बात, ये हमेशा ही बंद परिपथ बनाते हैं। कोई भी चुंबकीय बल रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलेगी तो दक्षिण ध्रुव में अवश्य जाएगी, याद रखना बात, चाहे वो दूसरे चुंबक का दक्षिण ध्रुव मिल जाए। अपने ये है यहाँ से निकला, इसको दूसरा चुंबकीय क्षेत्र नहीं मिला तो यहाँ घूम के चली जाएगी। और तीसरी बात आती है कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा छोटे से छोटा रास्ता अपनाती है, याद रखना। छोटे रास्ता मतलब कि आप देखोगे ये चुंबक लंबी है, यहाँ से चुंबक की लंबाई मान लीजिए कि 1 फुट है, तो इस एक चुंबकीय बल रेखा को 1 फुट की दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है। एक तो बात ये, दूसरी बात आती है कि इसी के पास आधा फुट पर
एक चुंबक और रख देते हैं, उसका एन पोल यहाँ रख देते हैं। जैसे ये मैं रखूँ यहाँ पे, ये एन पोल रखा, एक चुंबक और रखी ये, और इसका एन पोल ये और एस पोल ये। मान लीजिए कि इसकी दूरी आधा मीटर है, तो फिर क्या करें, चुंबकीय बल सीधे यहाँ जाएंगी, इस रास्ते को छोड़ देंगे क्योंकि लंबा रास्ता है, ये रास्ता हो गया। एक बात ये आती है कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा छोटे से छोटा रास्ता अपनाती है। छोटा रास्ता दो प्रकार से होता है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि विद्युत धारा का भी रास्ता, मैंने विद्युत धारा हमेशा छोटे से छोटा रास्ता अपनाती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं छोटा रास्ता, एक तो इसमें प्रतिष्ठम्भ का मान कम हो, एक तो लंबाई कम हो, दूरी कम हो, दूसरा प्रतिष्ठम्भ का मान कम हो, रिलक्टेंस का मान कम होगा, वहां चुंबकीय बल रेखाएं अधिक जाएंगी। तो रिलक्टेंस क्या होता है, ये इससे जस्ट आगे पढ़ेंगे कि रिलक्टेंस क्या होता है, रिलक्टेंस का कितना महत्व होता है। रिलक्टेंस मोटरें भी होती हैं, उनको अच्छी तरह समझोगे तो मोटरें आसानी से समझ में आ जाएगी। एक तो ये बात, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा समानांतर में दूरी पर चलती हैं, समान दूरी पर चलती हैं और हमेशा समानांतर में होती हैं। दो बल रेखाएं आपस में हमेशा काटती नहीं है, याद रखना। एक एक पॉइंट पर दो बल रेखाएं, पॉइंट टू पॉइंट लिखना कि दो बल रेखाएं हमेशा काटती नहीं हैं, समान दूरी पे होते हैं और समानांतर में होती हैं, ठीक है। दो बल रेखाओं में तनाव होता है, ठीक है ना। दो बल रेखाओं में क्या होता है, तनाव होता है। और चुंबक के जिस स्थान पर चुंबक की क्षेत्र की तीव्रता कम होती है, याद रखना, चुंबक की क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, वहां चुंबक अर्थात चुंबक की क्षेत्र तीव्रता का मान 0 होता है, वहां चुंबकीय बल रेखाएं नहीं होती हैं। जैसे ये क्षेत्र यहाँ पे है, यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं नहीं होती, एक ये स्थान है, एक ये स्थान, यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं नहीं होती हैं। और दोस्तों मैंने आपको बताया कि चुंबकीय बल रेखाओं को मैक्सवेल में मापा जाता है, ठीक है। और एक बात और आती है कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा अपना रास्ता किसके माध्यम से पूरा करते हैं, चुंबकीय पदार्थ के माध्यम से पूरा करते हैं। चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होते हैं, लोहा, निकिल, कोबाल्ट, इनके मिश्र धातुएं, ठीक है ना। ये होता है निर्वात। आपको पढ़ाएंगे कौन कौन से लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ या चुंबकीय पदार्थ से ही अपना रास्ता माध्यम पूरा करते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, उनके पोलों, चुंबकीय पोलों पर चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व सबसे अधिक होता है। ये तो चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता थी। आगे इसकी चुंबकीय बल रेखाओं के बाद और क्या होता है, ठीक है ना। चुंबकीय बल रेखाओं के बाद बहुत कुछ होता है। अब इनको चुंबकीय बल रेखाओं के नाम से नहीं पुकारेंगे क्योंकि इनका अब नाम चेंज कर देंगे। कभी भी जब मशीनें पढ़ेंगे तो चुंबकीय बल रेखा कोई नहीं कहता है, उसका नाम बदल दिया जाता है। तो देखते हैं कि यहाँ से असंख्य चुंबकीय बल रेखाएं निकलती, तो एक एक का तो वर्गीकरण किया नहीं जा सकता, एक एक का उपयोग नहीं होता है, समूह, एक समूह के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। तो समूह के रूप में इसको क्या कहेंगे, अब देख लेते हैं कि जिसको कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। अब करते हैं चुंबकीय फ्लक्स का वर्गीकरण। चुंबकीय फ्लक्स। अब दोस्तों देखो, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, याद रखना, चुंबकीय फ्लक्स का ही अपनी मशीनों में सबसे बड़ा रोल होता है। विद्युत उत्पन्न करने में, मशीनें चलाने में, ट्रांसफार्मर में, इलेक्ट्रिकल की सभी मशीनों में चुंबकीय फ्लक्स का ही सबसे बड़ा रोल होता है। चुंबकीय फ्लक्स, इसको अंग्रेजी में देखो मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ये अपनी भाषा में बताता हूँ क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखो फ्लक्स क्या होता है, मैं आपको हिंदी में इसका थोड़ा सा उदाहरण दूं, आप समझ जाओगे कि फ्लक्स क्या होता है। देखो फ्लक्स को वैसे हिंदी में कहते हैं, देखो ये तो चुंबकीय है ही, अपनी यदि निमी की भाषा की बात करें तो पुंज कहते हैं। एक बात, पुंज को और क्या कहते हैं, गुच्छा कहते हैं, ठीक है ना। चुंबकीय पुंज, चुंबकीय गुच्छा, चुंबकीय बल रेखाओं का समूह है, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाओं का समूह है, या चुंबकीय, इसको चुंबकीय गुच्छा भी बोलते हैं, चुंबकीय पुंज बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। और रोमन भाषा आती है चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। अब उसकी परिभाषा देखो, चुंबक के वह स्थान जहां से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलते हैं और अंदर जाती हैं, ठीक है। तो कितनी बल रेखाएं निकली, जैसे ये किनारा यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें, यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और इसी किनारे पे आके वापस अपना स्थान ग्रहण करके इसके अंदर चले जाते हैं। तो इन दोनों स्थानों में, एक ये स्थान, ये स्थान, इसके दोनों स्थानों में से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं निकली, यदि समूह एक स्थान पर सबको इकट्ठा कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो इनका नाम बदल कर क्या करेंगे। अब क्या थी, मान लीजिए कि 1 करोड़ चुंबकीय बल रेखाएं निकली, तो 1 करोड़ चुंबकीय बल रेखाओं की बात करें, उसकी गणना करेंगे, तो अब ये कह सकते हैं कि उन 1 करोड़ चुंबकीय बल रेखाओं का नाम बदल दो, उसका नाम बदल देंगे चुंबकीय फ्लक्स। तो कह सकते हैं कि किसी चुंबकीय ध्रुव से, किसी चुंबकीय पोल से निकलने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। छोटी सी बात, छोटी सी परिभाषा हार्ड नहीं है कि चुंबक में से निकलने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबक में से निकलने वाली, निकलेंगे कहां से, पोलों से, तो फिर ये कह सकते हैं कि चुंबक के पोल से निकलने वाली, चुंबक में से निकलने वाली
कुल चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। वो इसकी डेफिनेशन तो अपना हमको छोटे से एक एक बात, आप एक नहीं दो दो तीन दिन देखो, आप इसकी बात को याद रखोगे। या फिर कह सकते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाओं के लंबवत तल से गुजरने वाले, ठीक है ना, लंबवत तल से गुजरने वाले बल रेखाओं के लंबवत तल से, यहां से निकलेगी बल रेखाएं, या जैसे यह मान लो कि यहां से ये स्थान हो गया, यहां से एक स्थान ये निर्धारित कर लिया, ठीक है। अब इसकी लंबवत होगी चुंबकीय बल रेखाओं की लंबवत तल से गुजरने वाले, यहां से जितनी बल रेखाएं जाएंगी इस स्थान से निकलेंगी सारी बल रेखाएं, ठीक है ना। यहाँ से जैसे ये तो यहाँ से निकली और यहाँ तक एक स्थान निर्धारित कर लिया, यहाँ से जैसे यहीं कर लिया, ये स्थान निर्धारित करिए यहाँ तक कि इस लंबवत तल से कितनी बल रेखाएं बाहर जाएंगी, उन सब बल रेखाओं को एक स्थान पर जोड़ दिया जाए। या फिर उसका दूसरा स्वरूप आता है कि यहाँ से वही बल रेखाएं जाएंगी जो यहाँ से कुल बल रेखाएं निकलेंगी, तो दोनों का एक ही बात आती है, एक अर्थ होता है। या तो ऐसे बोल दो कि पोल से जितनी बल रेखाएं निकलेंगी सभी बल रेखाएं, या फिर इस लंबवत तल से जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी उन बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो एक चुंबकीय बल रेखा की बात तो नहीं की, क्योंकि अब एक चुंबकीय बल रेखा क्या कर सकती है, चुंबकीय एक बल रेखा का महत्व ज्यादा नहीं होता, लेकिन सारी बल रेखाएं जोड़ दी जाए तो बहुत बड़ा महत्व होता है। अपनी मशीनों का सभी का जो विस्तारित वर्णन होता है वो इस चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर होता है। ट्रांसफार्मर चुंबकीय फ्लक्स के निर्धारित होता है, मशीनें चलती है, सारी मशीनें, फैन चलता है, मोटरें चलती हैं और टोटल इलेक्ट्रिक मशीनें चलती हैं, किस पर निर्धारित हैं, सारी की सारी चुंबकीय बल रेखा के ऊपर निर्धारित हैं। तो चुंबकीय बल रेखा ये मान लो और चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को जोड़ दिया जाए तो क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स का ये सबसे बड़ा रोल होता है। तो आज इस चुंबकीय फ्लक्स के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखो यहाँ तो थी बल रेखा है, उसको तो क्या कहेंगे, MFL, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ये तो था नाम इसका एक चुंबकीय बल रेखा का, लेकिन हमने सारी कुल जोड़ दी, टोटल कर दी, इन सभी चुंबकीय बल रेखाओं को जोड़ दिया तो इसका नाम बदल दिया। तो क्या कह सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं, ये फाई का सिंबल है, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं फाई, ये फाई का सिंबल है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है फाई, जिसको हिंदी में गुच्छा बोलते हैं। ग्रीक भाषा किसका है, ग्रीक भाषा का शब्द है फाई, जिसको हिंदी में गुच्छा बोलते हैं। और दोस्तों अब देखो या तो आप एक बल रेखा की बात करो या फिर इन बल रेखाओं का नाम बदल के क्या कहेंगे, फ्लक्स। तो चुंबकीय बल रेखा का नाम न लेकर आप किस कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया कि एक बल रेखा, मान लो एक बल रेखा का नाम क्या रखेंगे, मैक्सवेल, ये तो रखा। तो मैक्सवेल एक का नाम था और सबको जोड़ दिया जाए तो उसका नाम बदल के क्या करेंगे, वेबर कर देंगे। इसलिए याद रखना, एक बल रेखा की बात करेंगे तो कहेंगे मैक्सवेल। और यदि असंख्य, आपको बताऊं कितनी बल रेखाएं जोड़ेंगे, यदि उन इतनी बल रेखाओं को जोड़ दिया जाए, जैसे आपको बताऊं उसको कहते हैं 10 की घात 8, ये 10 की घात 8 बल रेखाएं, 10 की घात 8 बल रेखाएं जोड़ दी जाए तो फिर क्या कहेंगे, उसको फ्लक्स बोल देंगे, वेबर बोल देंगे, ठीक है ना, वेबर का मान हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि इन 10 की घात 8 बल रेखाओं में से एक बल रेखा पकड़ ली जाए तो क्या कहेंगे, मैक्सवेल है। और इनको सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो मैक्सवेल का नाम बदलकर क्या कर देंगे, वेबर कर देंगे। इसलिए कहते हैं 10 की घात 8 बल रेखाएं क्या है, एक वेबर है। तो एक वेबर बराबर 10 की घात 8 मैक्सवेल कर दो आप, या बल रेखाएं, एक ही बात है दोनों, क्योंकि एक बल रेखा का नाम क्या है, मैक्सवेल, एक बल रेखा की इकाई क्या है, मैक्सवेल है। तो एक वेबर बराबर 10 की घात 8 बल की रेखाएं या फिर मैक्सवेल। तो उसके बाद देखो एक वेबर जो होता है वही सबसे बड़ा होता है, क्योंकि चुंबकीय बल रेखा का रोल तो होता ही है, क्योंकि सारी बल रेखाएं मिलेंगी तब तो वेबर बनेगा। इसलिए एक वेबर जब भी बात करेंगे 0.5 वेबर, एक वेबर, कभी भी आपके सामने नाम नहीं आएगा कि 10 बल रेखाएं, 10 की घात 5 बल रेखाएं आई, 10 की घात 2 बल रेखाएं आई, कभी इनका नाम नहीं होगा। सिर्फ किसका नाम होगा, सिर्फ वेबर का नाम होगा। इसलिए एक वेबर बराबर 10 की घात 8 बल रेखाएं या फिर एक चुंबकीय फ्लक्स, एक चुंबकीय फ्लक्स का मान हो गया। ये तो थी चुंबकीय फ्लक्स की बात कि चुंबक में से निकली कुल चुंबकीय बल रेखाएं जोड़ दी। अब देखो इसकी और बात करें, फ्लक्स, देखो फ्लक्स ये है, फ्लक्स कहते मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, फ्लक्स बराबर NI/S, ये पढ़ेंगे अभी। N क्या है, किसी कॉइल में टर्नों की संख्या, ये I क्या है, किसी कॉइल में धारा, S क्या है, रिलक्टेंस, प्रतिष्ठम्भ होता है। अब
उसके बाद अगले वीडियो में इसकी तुलना करेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत धारा, एमएमएफ, ईएमएफ, चुंबकीय परिपथ, विद्युत परिपथ, इनमें क्या होता है और इनका मान कहाँ कहाँ कितना होता है। ये तो था इसका Ni/S। और भी आगे फॉर्मूले हैं कि रिलक्टेंस का मान कहाँ होता है, रिलक्टेंस का मान कहाँ अधिक होता है। देखो रिलक्टेंस की बात करें, रिलक्टेंस और रेजिस्टेंस में कोई अंतर नहीं है, तो लिख सकते हैं कि S बराबर क्या होगा, L/μr/μ0, ठीक है ना, μr/μ0 और एरिया, ये L का मान है। यदि यहाँ L का मान रखें तो लिख सकते हैं कि फाई बराबर μr/μ0 अपॉन, और ये L, ये इसका फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। आगे पढ़ेंगे कि इसका निर्माण क्यों हुआ। μ0 क्या है, ये रिलेटिव चुंबकशीलता, ये स्पेस की स्वतंत्र बाहर के हवा की चुंबकशीलता, ये कॉइल में टर्नों की संख्या, ये कॉइल में धारा, ये L, और ये एरिया पर। ये तो था चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला, और छोटा फॉर्मूला ये है। आगे इसको अध्ययन करेंगे चुंबकीय फ्लक्स का, आगे जब विद्युत चुंबक पढ़ेंगे तब इसका अध्ययन करेंगे कि कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित कितनी की तो इसका मान कितना होगा। अब तक यही है कि 10⁸ चुंबकीय बल रेखाएं 1 वेबर का निर्माण करती हैं, ठीक है ना, और चुंबक विषय जितनी बल रेखा निकलती है वो कुल चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय फ्लक्स होता है। ये तो थे इनकी बात। अब देखते हैं दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स के बाद चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है। घनत्व की बात कर लेते हैं दोस्तों, घनत्व की बात कर लेते हैं। देखो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के आप समझते हो कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किसे कहते हैं, जहां पे चुंबकीय किसी एक निर्धारित स्थान से चुंबकीय बल रेखाएं कितनी होती है, चुंबकीय फ्लक्स कितना होता है, उसको कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अब देखो घनत्व का ही सबसे बड़ा रोल होता है। घनत्व में देखा जाए तो चुंबकीय घनत्व के ऊपरी मशीनों में देखा है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान कितना होता है, इसको किससे दर्शाते हैं। ये तो थी बात उनकी। अब देखो ये इसमें से यदि आप देखो कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की चर्चा की जाए तो आप देखो यहां से लेके ये स्थान, यहाँ से जितनी बल रेखाएं निकली उनको जोड़ा, ये लंबवत गुजर गई, यहाँ से इस स्थान से जोड़ दिया तो उसका ये क्या हो गया, ये चुंबकीय फ्लक्स हो गया। अब चुंबकीय फ्लक्स घनत्व ये होगा कि किसी निर्धारित स्थान से, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ एक स्क्वायर फुट एरिया कर देता हूँ, ये एक स्क्वायर फुट एरिया कर दिया, उसमें क्या हो गया कि जितनी बल रेखाएं जाएंगी या चुंबकीय फ्लक्स जितना जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, ये जितना चुंबकीय फ्लक्स यहाँ से गुजर जाएगा, जैसे एक स्क्वायर फुट एरिया का मतलब ये नहीं कि बस ये आयताकार वर्गाकार होगा, नहीं, एक घन के आकार का स्थान बना देता हूं मैं यहाँ से, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये चुंबक है और चुंबक के आगे एक घन के आकार का स्थान बना दिया कि ये स्थान एक घन के आकार का हो गया। इसमें से कितनी बल रेखाएं गुजर जाएंगी, वो बल रेखाएं या इसमें से कितना चुंबकीय फ्लक्स गुजर जाएगा, वो चुंबकीय फ्लक्स क्या कहलाएगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के प्रति वर्ग मीटर के इस एक निर्धारित स्थान, वर्ग मीटर या वर्ग फुट, क्योंकि लंबाई की मात्रा किसमें है, मीटर में होता है, तो प्रति वर्ग मीटर एरिया में से कुल चुंबकीय बल रेखाएं जो गुजरेंगी या फिर कुल चुंबकीय फ्लक्स जो गुजरेगा वह चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाएगा। और यही सबसे बड़ा मायने रखता है आगे अपने मशीनों में कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान कितना है, कितने एरिया में से चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, तो मशीन का कैपेसिटी क्या रहेगी, कैपेसिटी के आधार पर देखा जाएगा। तो कह सकते हैं कि एक वर्ग फीट एरिया में या प्रति इकाई क्षेत्रफल, ये होगा ना प्रति इकाई किसकी, चाहे आप वर्ग मीटर में ले लो तो आप वर्ग सेंटीमीटर लेंगे तो नाम आएगा, प्रति इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाता है। प्रति इकाई, इसका आप इसकी परिभाषा लिख लो, ये मैं आपको लिखा देता हूं। देखो प्रति इकाई क्षेत्रफल में कुल चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाता है। छोटी सी परिभाषा है। दूसरा इसका यदि मैं आपको और इसकी अपने डिस्क्रिप्शन बताऊं तो कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र में प्रति वर्ग मीटर में, ठीक है ना, प्रति वर्ग मीटर में कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या कहलाएगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाता है। तो परिभाषा इसकी याद कर लेना कि एक इकाई क्षेत्रफल में जितना चुंबकीय फ्लक्स जाएगा, बस यही है, चुंबकीय क्षेत्र के एक इकाई वर्ग मीटर में जितना चुंबकीय फ्लक्स निकलेगा वह चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाएगा।
इसको बी से दर्शाते हैं। वो क्या था, उसको फाई से दर्शाया। चुंबकीय फ्लक्स किससे दर्शाया, ये चुंबकीय फ्लक्स को फाई से, इसको बी से दर्शाते हैं। बी अपने पास और भी आएंगे, सस्टेंस आएगा जिसको बी से दर्शाए हैं, ठीक है ना। अब देखो इसकी छोटी सी आप बात करें, यदि अनुप्रस्थ जितना क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को कैसे दर्शाएंगे, ए से, एरिया। तो ये क्या होगा, ए हो गया। जिस इसमें से जितना चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा वही तो होगा। तो कह सकते हैं कि बी बराबर क्या गुजरेगा, प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो गुजरेगा उसको फ्लक्स अपॉन ए। ये हो गया आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अब देखो इसकी इकाई क्या है, वेबर, और इसकी इकाई मीटर, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की इकाई मीटर स्क्वायर होती है। तो फिर कह सकते हैं कि वेबर, इसकी इकाई क्या होगी, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो बी बराबर चुंबकीय फ्लक्स क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, तो बी बराबर, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, अंग्रेजी में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, बी बराबर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसकी इकाई रहेगी। जिसकी इकाई मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की इकाई क्या रहेगी, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। जहां डब्ल्यू क्या है, वेबर मीटर स्क्वायर, ये एरिया की लंबाई है, एरिया का क्षेत्रफल है। अब ये तो किसमें, एसआई पद्धति में काफी बार पूछा जाता है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की एसआई पद्धति में इकाई क्या है, ये एसआई पद्धति। फिर पूछा जाता है कि एमकेएस, देखो एसआई स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड, ये एसआई एमकेएस, ठीक है ना। एमकेएस में इसकी इकाई टेस्ला, याद रखना बात। और सीजीएस में इसकी इकाई गोस। 3 इकाई बात से पूछ जाएंगी कि वेबर की एसआई पद्धति में इसकी इकाई क्या है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। एमकेएस इकाई में, एमकेएस पद्धति में क्या है, टेस्ला। सीजीएस पद्धति में इसकी इकाई गोस होती है। इसका अंतर कितना होता है, ठीक है ना। अंतर कितना होता है कि 1 वेबर बराबर टेस्ला या गोस, 1 टेस्ला बराबर गोस कितने होते हैं, ठीक है मैं आपको बता, देखो 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गोस। कैलकुलेशन कर लेना इसका, 10⁻, फिर नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा। 1 वेबर बराबर 10⁴ गोस, ठीक है। और 1 टेस्ला बराबर, अब ये तो किसके बात, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर की बात की जाए तो देखो 1 टेस्ला और 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये दोनों का मान बराबर होता है। तो 1 टेस्ला बोल दो चाहे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बोल दो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर कितना है, टेस्ला और गोस में अंतर है, जिसमें है टेस्ला और गोस में अंतर है। अब वेबर प्रति मीटर स्क्वायर की बात करें या फिर चुंबकीय बल रेखाओं की बात करें, दोनों में कितना अंतर है, देखो 1 माइक्रो वेबर, मैं आपको फिर लगाता हूं, 1 माइक्रो वेबर बराबर 10⁻² मैक्सवेल मान लेते हैं, या 10⁻² चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। ये इतना अंतर है, ठीक है। ये तो था इसमें चुंबकीय बल रेखाओं की टेस्ला क्या होता है, गोस क्या होता है, इनमें संबंध था। फिर भी आपको यदि कैलकुलेशन करके बताएंगे, नहीं होगा तो समझ में आपको समझाएंगे कि इनका यदि कैलकुलेशन करें कि यदि 5 वेबर कर दिया जाए तो गोस का मान कितना होगा, टेस्ला का मान कितना होगा। टेस्ला और गोस में इसमें वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान ही तो हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। अब आगे पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय घूर्णन क्या होता है, विद्युत चुंबक क्या होता है, चुंबक में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, चुंबक की विशेषता क्या होती है, वो पढ़ेंगे आगे वीडियो में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, वीडियो के नीचे कमेंट्स जरूर करें। यदि आपको वीडियो समझने में कोई समस्या हो, दिक्कत हो तो कमेंट्स करके बताएं कि सर यहाँ ये दिक्कत आती है और आप लोग इसमें कुछ सुधार कीजिए।